नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एक्स यूएफसी फाइटर लेजेंड ऑफ एमएमए एंडरसन सिल्वा के बारे में। आई नो कि ये काफी रैंडम है कि एकदम से यहाँ पर एंडरसन सिल्वा की बात हो रही है, बट सिल्वा को लेकर जो अपडेट आया है वो काफी इंसेन अपडेट है, जहां पर एंडरसन सिल्वा को $10.3 मिलियन मिले जो यूएफसी के ऊपर लॉ सूट हुआ था उसकी वजह से। तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट मिल चुकी है सिल्वा को, जहां पर 10 मिलियन से ज्यादा मिला है उसे, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो यह अप्रोक्सीमेटली बनता है 90 करोड़। अब काफी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि क्यों एकदम से सिल्वा को इतनी बड़ी अमाउंट मिल चुकी है, तो बेसिकली काफी सालों से यूएफसी के ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉ सूट चला हुआ था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली कोई 1200 फाइटर से भी ज्यादा थे। तो इस साल की स्टार्टिंग या फिर लास्ट ईयर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ये जो लॉ सूट है ये यूएफसी सेटल करती है $375 मिलियन में, यानी कि जितने भी वो 1200 फाइटर्स थे उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा $375 मिलियन। अब ये मुझे नहीं पता कि कैसे किस फाइटर को कितना मिल रहा है, बट फ्यू ही मंथ्स हमने सुना था कि इसी एंटी ट्रस्ट लॉ सूट की वजह से हेनाटो मैकानो को $200,000 का चेक ऑफर हुआ था, जो बाय द वे उसने लेने से डिक्लाइन कर दिया था। तो अब जाकर एंडरसन सिल्वा का चेक आ चुका है, जहां पर उसे $10+ मिलियन मिले। तो ऑब्वियसली अब तो वो यूएफसी में नहीं है, और अगर यूएफसी में भी होता तब भी $10 मिलियन को कोई भी रिजेक्ट नहीं करता। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और इनडायरेक्ट वे से एंडरसन सिल्वा की बहुत बड़ी विन है कि उसे अब 90 करोड़ मिल चुका है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिल वेट फाइटर नसरुद्दीन इमामोव के बारे में, जहां पर वो रिएक्ट करता है कायो बोहालियो के क्लिप के ऊपर। इस क्लिप से पहले बैक स्टोरी मैं दे देता हूं कि दोनों की इस हफ्ते फाइट होने वाली है, और अभी तक दोनों के बीच में बैड ब्लड चला हुआ था, जहां पर कायो बोहालियो और नसरुद्दीन ये दोनों ही एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। और ये चीज मैंने अपनी वीडियो में भी कवर किया था कि कायो ने नसरुद्दीन के बारे में बहुत कुछ बोला है कि वो डिजर्व नहीं करता, वो एक फकिंग पुसी है, वो स्पॉइल्ड फाइटर है। बट अब रिसेंटली जब कायो का फिर से इंटरव्यू आता है, जिसके ऊपर इमामोव ने रिएक्ट भी किया है, जहां पर कायो ये बोलता है कि उसके लिए कुछ भी पर्सनल नहीं है, ये बस एक बिजनेस है। वो दोनों वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स हैं जो आपस में फाइट करने वाले हैं, और उनके विनर को मिलेगा टाइटल शॉट। तो क्योंकि यहां पर कायो बोहालियो ने बेसिकली थोड़ा सा बैक ऑफ कर लिया और ये बोला कि ये बस एक बिजनेस है, उसे कुछ भी पर्सनल लेना देना नहीं है, तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए नसरुद्दीन ये बोलता है कि अब ये चीज बहुत लेट हो चुकी है। इतने टाइम से कायो बोहालियो ने ट्रैश टॉक किया है, और अब वो ये बोल रहा है कि ये पर्सनल नहीं है, तो उसके लिए तो ये फाइट डेफिनेटली पर्सनल बन चुकी है, और वो पूरी ट्राई करेगा कि ये फाइट 5 राउंड्स ना चाहे, बल्कि वो कायो बोहालियो को कैसे भी फिनिश करे। उसे वैसे भी ये चीज लगती है कि कायो बोहालियो बस एक रोल प्ले कर रहा है, वो ऐसे शो कर रहा है कि वो बहुत काम है, बट एक्चुअली अंदर से वो जरा भी काम नहीं है। फॉर श्योर ये फाइट पर्सनल है। आई मीन ईयर की स्टार्टिंग से ये दोनों फाइटर्स के बीच में ट्रैश टॉक हो रही है, तो अब थोड़ा सा ये डेफिनेटली शॉकिंग था कि कायो ने ये बोला है कि उसके लिए ये फाइट पर्सनल नहीं है, बल्कि ये बस एक बिजनेस है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, जहां पर बात करते हैं बेलाटोर के लाइटवेट चैंपियन उस्मान नुरमागोमेडोव का क्या कहना था यूएफसी के लाइटवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में। तो उस्मान नुरमागोमेडोव ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, जिधर वो जो इलिया टोपुरिया के बारे में बोलता है वो थोड़ा सा भी वायरल जा रहा है। तो यहां पर बेसिकली उस्मान अपने आप को कंपेयर करता है इलिया टोपुरिया से, और फिर ये कहता है कि फॉर श्योर उसका जो करियर है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इलिया टोपुरिया। उस्मान ने यहां पर जो कहा है उसे दो वे से ले सकते हैं हम, जहां पर सबसे पहला तो ये है कि स्टार्टिंग में बस बात हो रही होती है लाइट वेट डिवीजन की। उस्मान यहां पर कहता है कि इलिया टोपुरिया ने लाइट वेट में बस 2 ही फाइट्स को किया है, वेरएस उसकी बात करें तो वो चैंपियंस को बीट करके आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका करियर ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इलिया टोपुरिया। अब यहां तक अगर बात रहती है तो मे भी तुम एग्री कर जाओ कि उस्मान का लाइट वेट करियर ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू इलिया टोपुरिया। पर्सनली अगर तुम मेरे से पूछोगे तो यूएफसी फाइटर्स को मैं कभी भी बाकी फाइटर्स से कंपेयर नहीं करता जो आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको लेकर आई रियली डोंट हैव एन ओपिनियन। बट इसके बाद उस्मान बात करता है कि उसने की है 19-20 फाइट्स, उसने 14 फाइट्स को फिनिश किया है, और इलिया टोपुरिया ने कितनी फाइट्स की हैं। तो सामने से जब रिपोर्टर बोलता है कि शायद से इलिया ने 14 फाइट्स की हैं, तो उस्मान यहां पर बोलता है कि 14 तो उसके फिनिशेस ही हैं। अब यहां पर थोड़ा सा रिपोर्टर फकअप कर जाता है, क्योंकि इलिया टोपुरिया ने 14 फाइट्स नहीं की हैं, बल्कि उसने टोटल 17 फाइट्स की हैं, और इन 17 फाइट्स में देखें तो उसने 15 फाइट्स को फिनिश किया है। तो ओवरऑल एज ऑफ नाउ अगर हम कंपेयर करें कि कौन से फाइटर का फाइटिंग करियर ज्यादा बेटर है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है 100% इलिया टोपुरिया का बेटर है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मेरे लिए तो कंपैरिजन ही नहीं है यूएफसी फाइटर वर्सेस कोई और ऑर्गेनाइजेशन के फाइटर से, क्योंकि ये बेसिकली एक फैक्ट है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन के फाइटर्स का लेवल इतना
ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू यूएफसी के लेवल से। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उस्मान का लेवल नहीं है, बल्कि मैं तो पिछले 2 सालों से बोल रहा हूं कि उस्मान नूरमागोमेडोव को यूएफसी में आ जाना चाहिए। और उसका ये रीजन है कि ऑफ कोर्स अगर हम पॉल ह्यूज की फाइट को हटा दें तो बाकी जितने भी फाइटर्स से उस्मान फाइट कर रहे हैं वो या तो एक्स यूएफसी फाइटर्स हैं या वो ओल्ड फाइटर्स हैं या फिर उनका लेवल उतना है ही नहीं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है पॉल ह्यूज की फाइट के बाद उस्मान को यूएफसी में आ जाना चाहिए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर सबसे पहले तो जो फाइट बुक हुई है उसको अगर हम देखें तो बो निकल अपना रिटर्न करने वाला है, जहां पर वो फाइट करेगा रोडोल्फो वेरा के साथ। अब ये फाइट होने वाली है मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, यानी कि यूएफसी 322 जो जेडीएम और इस्लाम का कार्ड है। मेरी ओपिनियन में बो निकल का ये बहुत ही अच्छा मूव है, जहां पर वो लेवल ऑफ कंपटीशन में एक ह्यूज स्टेप डाउन ले रहा है, यानी कि वो फाइट करने वाला है रोडोल्फो वेरा के साथ। अगर उसे अपने कॉन्फिडेंस और अपने स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसे ऐसे ही लेवल ऑफ कंपटीशन के साथ और ज्यादा फाइट्स करनी चाहिए। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अगर ये मैचअप सच में हो जाता है तो जो मैंने बो निकल के लिए बोला उसका कंप्लीट ऑपोजिट होने वाला है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक रूमर्ड फाइट बिटवीन पोलो कोस्टा एंड शारा बुलेट। पोलो कोस्टा रिसेंटली ट्वीट करता है कि उसे यूएफसी ने शारा बुलेट की फाइट को ऑफर किया है, जहां पर ये फाइट उसे 22 नवंबर यूएफसी फाइट नाइट जो कतार का गार्ड है उसमें ऑफर हुई है। अब ये चीज पोलो कोस्टा ने बोली है तो 1% भी इसको सच मत मान लेना जब तक ये फाइट अनाउंस नहीं होती है। बट मान के चले कि अगर ये फाइट सच में हो जाती है तो आई थिंक सो शारा बुलेट के लिए ये बहुत ही बुरा मैचअप है। एमवीपी एक बहुत बड़ा स्टेप अप था, फिर उसे अपने लेवल का कंपटीशन मिला, यानी कि मार्क एंड्रे बेरियल्ट जो डेफिनेटली एक स्टेप डाउन था। और जस्ट लाइक बोनिकल यहां पर भी मेरी ओपिनियन है कि शारा बुलेट को वैसे ही ओपोनेंट्स के साथ एटलीस्ट कपल ऑफ फाइट्स और करनी चाहिए। और पोलो कोस्टा की फाइट मुझे लगता है वंस अगेन उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप अप हो जाएगा, और टू बी ऑनेस्ट ये उसके लिए बहुत मुश्किल फाइट होगी। ना तो पोलो कोस्टा शारा बुलेट से नॉकआउट होगा, और लास्ट ही फाइट में हमने देखा कि पोलो कोस्टा अब फिर से अपने प्रेशर को पुट ऑन करने लग पड़ा है। एंड वी नो कि फाइट्स में शारा बुलेट बहुत ज्यादा बैकवर्ड मूव करता है, तो यहां पर पोलो कोस्टा की ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि 100% पोलो कोस्टा के पास इतनी ज्यादा रेसलिंग तो है कि वो शारा बुलेट को टेक डाउन कर लेगा। इसके ऊपर से पोलो कोस्टा के पास बहुत ज्यादा पावर है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये मैचअप अभी शारा बुलेट के लिए ठीक रहेगा। और इसीलिए मेरी ओपिनियन में अगर ये मैचअप बन जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी पोलो कोस्टा फाइट को विन करने वाला है, बट ऑब्वियसली ये फाइट है तो कुछ भी हो सकता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये एक छोटा सा अपडेट है यूएफसी 321 को लेकर, जहां पर कल हम देखने वाले हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और सीरिल गान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि यूएफसी फाइट नाइट पेरिस में हो रही है और सीरिल गान फ्रांस से है, तो इसीलिए कल हमें देखने को मिलने वाली है टॉम एस्पिनल और सीरिल गान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर कितने ज्यादा फाइटर्स होने वाले हैं या फिर पूरा मेन कार्ड होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि बस टॉम एस्पिनल और सीरिल गान रहने वाले हैं। अब टाइमिंग को लेकर मैं इतना श्योर नहीं हूं, यहाँ पर लिखा है कि 5 PM स्टार्ट होगी, तो अगर मैं एज्यूम करूं कि ये पेरिस का टाइम है 5 PM, तो दोनों के बीच में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस 8:30 PM दिखने वाली है, यानी कि कल रात 8:30 बजे। ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि दोनों ही फाइटर्स ट्रैश टॉक करने वाले नहीं है, तो हाई चांस है या फिर मान के चलो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एवरेज सी या फिर बोरिंग रहने वाली है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।